एक बार फिर से लेकर आया आप लोग के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पार्ट 7 500 प्रश्नों की सीरीज यह है। इससे पहले भी 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, तो जाकर उसको देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में भी जाकर उसको देख सकते हैं। 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के 7वां पार्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। चाहे आप CTI इंटर एग्जाम से तैयारी कर रहे हो या फिर आप ITI फर्स्ट ईयर एग्जाम देने जा रहे हों, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर हर पार्ट में 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो आज हमारा पार्ट नंबर 7वां है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं 25 और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला हमारा जो प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है, LV वितरण के लिए किस प्रकार के लिए इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है? स्लैक इंसुलेटर या फिर सस्पेंशन इंसुलेटर या फिर डिस्क इंसुलेटर या फिर पिन इंसुलेटर। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। थोड़ा आप भी सोचिए इसको, क्या इसका आंसर सही हो सकता है? तो 26 का आपका हो जाएगा आंसर नंबर यहाँ पर चौथा वाला सही, पिन इंसुलेटर, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। पूछा गया है, समान केबल जो वितरण और उपभोक्ता लोड टर्मिनल के बीच जुड़ा होता है कहलाता है सर्विस लाइन अथवा सर्विस मेन या फिर आधा तार या फिर हॉट लाइन या फिर गार्ड तार। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। थोड़ा आप इसे सोचिए। देखिए, पूरे जो क्वेश्चन हमारे रहते हैं 25, वो सारे क्वेश्चन मिक्सर रहते हैं। मतलब चाहे आप फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देने जा रहे हो या फिर सेकेंड ईयर या फिर आप तैयारी किसी भी चीज़ कर रहे हो, तो आपको हर चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर सर्विस लाइन और अथवा सर्विस मेंस हम इसको बोलेंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। पूछा गया है, हॉट प्लेट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? टोस्टिंग, कमरे को गर्म करने के लिए, खाना पकाना या फिर मेटल सरफेस प्लेटिंग। देखिए, जो आपका हॉट प्लेट होता है उसे हम लोग यहाँ पर 28 का आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। मतलब खाना पकाते हैं, हॉट प्लेट जो आपका होता है इंडक्शन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा प्रश्न नंबर 29 है। पूछा गया इसमें है, यदि 100 ओम 200 ओम 300 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ी जाता है तो इस पर आरोपित वोल्टेज क्या होगा? देखिए, जब हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में 3 प्रतिरोधों को अगर हम जोड़ देंगे तो इसमें क्या होती हैं, वोल्टेज समान हो जाएगा। वोल्टेज क्या होता है? समान होता है। मतलब सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज समान जाएगा और जो धारा होगी वह अलग अलग जाएगी। मतलब I जो होगी वो आपकी अलग अलग होगी। तो हम लोग देखते हैं क्या ऑप्शन में मिल रहा है। तो ऑप्शन आप भी एक बार पढ़ लीजिए पूरा। लिखा है पहले वाले में, प्रतिरोध से होकर प्रवाहित धारा समान जाएगी जबकि उनके बीच वोल्टेज भिन्न होगा। प्रतिरोध से होकर प्रवाहित धारा उनके बीच उत्पन्न प्रतिरोध समान होगा। प्रवाही से होकर वोल्टेज समान रहेगा जबकि उसमें प्रवाहित धारा भिन्न रहेगी। प्रतिरोधों से होकर प्रवाहित धारा उनके बीच उत्पन्न प्रतिरोध भिन्न होगा। तो देखिए, हम लोग का जो आंसर होगा 29 का तीसरा वाला सही हो जाएगा। मतलब प्रतिरोध से होकर जो वोल्टेज रहते हैं समान हो रहेंगे और उसमें प्रवाहित धारा क्या होगी, भिन्न होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है। पूछा गया है, चित्र में प्रदर्शन किए गए बीट स्टोन ब्रिज नेटवर्क में ABC समतुल्य है जबकि P 500 ओम दिया है, Q 250 ओम दिया है और S 12 ओम दिया है। तो RX का यहाँ पर वैल्यू पूछा है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका बैलेंस इक्वेशन है, जब बैलेंस रहता है तो जो बीच का आपका रहेगा ये आपका शून्य हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर जो प्रदर्शित करता है तो बीच का आपका मान शून्य हो जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है PS/K Q/K RX। तो सब जगह अपनी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। P की जगह P वाली वैल्यू, X की जगह S वाली, Q की जगह Q और RX की जगह
आर एस वाली जो होगी इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो वैल्यू पर पुट कर देंगे, ये हमारा फार्मूला है। तो P जब हम पुट करेंगे P की जगह तो 500/12 हो जाएगा और हमारा 250 मतलब 250 बटा के RX हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम एक दूसरे के, तो हमारा अगला जो स्टेप हो जाएगा 250 गुणे 12 500 हो जाएगा और यहाँ पर RX हो जाएगा। तो 2.5 दूना यहाँ पर 500 हो जाएगा और 2 छक 12 हो जाएगा, मतलब 6 ओम आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 ओम हमारा आंसर नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में प्रयुक्त टीन और लेड की संरचना है। जो इलेक्ट्रीशियन सोल्डर होता है उसमें टीन और लेड धातु का मिश्रण होता है। तो कितने कितने परसेंट का इसमें मिश्रण होता है, तो 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि 60% टीन और 40% लेड मिला जाता है इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो 60% आपका टीन और 40% आपका लेड इसमें होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। पूछा है प्लेट अर्थिंग के लिए प्लेट का आकार से कम नहीं होना चाहिए। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, 600 mm इंटू 600 mm, 400 mm इंटू 400 mm, 300 mm इक्वल टू 300 mm, 200 mm इक्वल टू 200 mm। जो अर्थिंग प्लेट का आकार होता है वो कम नहीं होना चाहिए। तो 32 का आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला सही, यानी कि 60 गुणे 60 mm। देखिए यहाँ पर 60 गुणे 60 mm दिया है, कहीं पर 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर भी दिया होता है किताबों में, तो वो भी आपका सही होगा। इसको बस यहाँ पर सेंटीमीटर से चेंज कर दिया है mm में। पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न अगली तरफ। 33 इस प्रकार है, किस प्रकार के वायरिंग का उपयोग विस्फोटक प्रूफ प्रतिष्ठानों में किया जाता है? वेंटन वायरिंग या फिर क्लिट वायरिंग या फिर PVC कैसिंग पाइपिंग या फिर मेटल कंडक्टिंग वायरिंग। किस प्रकार के वायरिंग का उपयोग विस्फोटक प्रूफ प्रतिष्ठानों में किया जाता है? तो 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही हो जाएगा। मेटल इंडक्टिव वायरिंग प्रयोग किया जाता है, मतलब चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34 है, इस प्रकार है विद्युत उक्तियों में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से सरलता से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका क्या है? कुंडली के चारों ओर घटा या बढ़ाकर अनेक संख्या वाली लेप्टिस कुंडली प्रयोग कर, या फिर एक्सलेटिंग कुंडली में धारा परिवर्तित कर, या फिर एक्सलेटिंग कुंडली में कोर को स्थिति बदल कर। तो 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप क्या करेंगे एक्साइटिंग कॉइल क्या कर देंगे यहाँ पर कुंडली में धारा प्रवाहित करा देंगे एक्साइटिंग कॉइल में, तो यहाँ पर आपका फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा आसानी से। एक्साइटिंग कॉइल में धारा प्रवाहित कर देंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। पूछा है कौन सा नियम बतलाता है कि प्रेरित EMF का परिणाम फ्लक्स लीकेज के परिवर्तन दर के समान अनुपाती होता है? लेंज का नियम या फिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के का प्रथम नियम या फिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे का द्वितीय नियम। देखिए यहाँ फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, या फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम जो बताता है प्रेरित EMF का परिणामी फ्लक्स लीकेज परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो 35 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मतलब विद्युत चुम्बकीय प्रेरक के फैराडे के द्वितीय नियम, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक के फैराडे का द्वितीय नियम। तो ऑप्शन थर्ड फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है DC जनित में आर्मेचर में उत्पन्न EMF का मान अधिकतम होता है। अधिकतम मान कब होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन मैक्सिमम, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम या मिनिमम या दिया है, या फिर दिया है फ्लक्स लिंक्ड कंडक्टर इन मैक्सिमम, या फिर फ्लक्स लिंक्ड विथ कंडक्टर इन मिनिमम। तो 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो 36 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही,
यानी कि चुंबकीय पुंज की परिवर्तन दर अधिकतम हो। ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है डीसी जनित में लैप वाइंडिंग की जाती है। डीसी जनित में लैप वाइंडिंग की जाती है। निम्न वोल्टा निम्न धारा के लिए उच्च वोल्टा उच्च धारा के लिए निम्न वोल्टा उच्च धारा के लिए उच्च वोल्टा निम्न धारा के लिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो लैप वाइंडिंग में हम लोग जो होता है लैप वाइंडिंग में, तो 37 का हो जाएगा आपका थर्ड वाला। निम्न वोल्टेज से उच्च धारा में बदलेंगे। निम्न वोल्टेज से उच्च धारा में बदलेंगे। ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली तरफ प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 38 है। पूछा गया है डीसी मोटर का सिद्धांत कार्य करता है। डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत करता है। डीसी मोटर 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा वाहक चालक एक बल अनुभव करता है, या फिर समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा चालक चलता है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र बदलते धारा द्वारा स्थापित किया जाता है जो बल उत्पन्न करता है, या फिर वाहक चालक द्वारा स्थापित संयुक्त बल उसके बीच एक बल पैदा करता है। तो डीसी मोटर सिद्धांत पर कार्य करता है। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। 38 का आप हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा वाहन चालक बल का अनुभव करता है। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 40 से पूछा है एक 4 बिंदु स्टार्टर में स्वाच्छात्मक प्रतिरोध के साथ श्रृंखला के साथ जुड़ा होता है। तो क्या जुड़ा होता है? ओवरलोड कुंडली, नो कोड लोड कुंडली, या फिर आर्मेचर, या फिर शंट फील्ड। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 39 का दूसरा वाला सही, नो बोल्ट कुंडली। यानी कि एनबीसी जो कॉइल होती है वो आपकी 4 पॉइंट स्टार्टर के साथ जुड़ा होती है, श्रृंखला में जुड़ा होती है, सेफ्टी डिवाइस में काम आती है आपकी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा प्रश्न नंबर 40 से पूछा गया है किसी ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट पर चक्कर की संख्या 6 है तो प्रति द्वितीय, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है हिंदी वर्ड में। पूछा गया है द ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न पर वोल्ट इज 6, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज इज 240 वोल्ट एंड 32 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पर टर्निंग पूछा है, वाइंडिंग में टर्न क्या होंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। तो 40 का आपका हो जाएगा आंसर नंबर पहला वाला सही। पहला वाला सही 1440 चक्कर और 192 चक्कर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो हमारे इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 41 पूछा गया है किसी सतह पर प्रदीपन है। तो 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन थोड़ा आप पढ़ लीजिए। तो 41 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही हो जाएगा। 41 का चौथा वाला सही हो जाएगा। स्रोत से इसकी दूरी वर्ग का वृत्त कमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है HPMB दीपक संचालित होता है। एक लैंप है HPMB उच्च दाब पर, मध्यम दाब पर, या फिर निम्न दाब पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 42 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, उच्च दाब पर। उच्च दाब पर पहला वाला आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 43 से पूछा गया है इनपुट इन्फिडेंस मॉसफेट इज। यहाँ पर मॉसफेट एक इनपुट प्रतिबाधा होता है और 4 ऑप्शन में दिए गए हैं FVT से कम लेकिन BJT से अधिक, FET से और BJT से तुलना में अधिक, और FET अधिक लेकिन BJT से कम, या फिर FET और BJT की तुलना में कम। तो 43 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। दूसरा वाला FET और BJT की तुलना अधिक, ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। पूछा गया 3 फेज प्रेरक मोटर की घूर्णन शक्ति। तो प्रश्न नंबर 44 से फिर से पूछा गया इसमें 3 फेज प्रेरक मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन करने के लिए आवश्यक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 लाइन संयोजक में अनविनियमन किया जाए, मतलब इंटरचेंज ऑल द 3 लाइन कनेक्शन, या फिर रिवर्स द पोलरिटी ऑफ द रोटर सर्किट, या फिर इंक्रीज द
रेजिस्टेंस ऑफ द रोटर सर्किट या फिर इंटरचेंज एनी 2 पॉइंट ऑफ 3 लाइन कनेक्शन। तो 4 ऑप्शन फिर दिए गए हैं, तो चॉइस का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर 3 में किन्हीं 2 लाइन का संयोजन अंतर्विनिमय किया जाए। यहाँ पर ऑप्शन 30 चौथा वाला सही हो जाएगा, यहाँ पर चौथा वाला। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 तरफ। जो इस प्रकार पूछा गया है, यदि आंशिक स्पीड का यहाँ पर दिया है 0.07 और रोटर स्पीड 4 पोल स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर दिया गया है, यहाँ पर 50 हर्ट्ज का यहाँ आवृत्ति है, तो गति पूछा गया है, गति क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 25.65 रेवोल्यूशन प्रति सेकेंड, या फिर 24.48, या फिर 23.25, या फिर 22.11। तो ऑप्शन आपका 45 में से तीसरा वाला सही हो जाएगा, 23.125 रेवोल्यूशन प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न इस बार पूछा गया है, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर ऑफ लो विकॉज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हाई स्टार्टिंग करेंट, लो स्टार्टिंग पावर फैक्टर, या फिर लो स्टार्टिंग करेंट, या फिर हाई स्टार्टिंग पावर फैक्टर, या फिर लो स्टार्टिंग पावर फैक्टर। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, तो 46 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा, हाई स्टार्टिंग पावर फैक्टर यहाँ पर होता है, इसीलिए यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर का लो होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 47 है, पूछा गया है, एक 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज प्रेरक मोटर की फुल लोड स्पीड 950 आरपीएम है, आधे लोड पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन का फार्मूला होता है 5/ZN/K 60 गुणे यहाँ पर आपका P/A होता है। तो इसको आप सॉल्व करिएगा, इस प्रश्न को। तो आप इसको सॉल्व करिएगा। इस 49 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर 49 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था 49 का आपका पहला वाला सही हो जाएगा, 0.01। इसको सॉल्व करिएगा, आपको बताए हैं जिस फार्मूले से, उसी फार्मूले से। अब हम आते हैं 50 नंबर पर, जो इस प्रकार पूछा गया है, प्रेरक के 65 वोल्टेज वीएन नियम के गणना करें जब पूर्ण भार पर टर्मिनल वोल्टेज 210 वोल्टेज नो लोड हो। तो इसको भी आप सॉल्व करिएगा। इसका आंसर होगा 50 का आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 50 का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर होगा 0.0476। राइट आंसर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आई। उस चैनल को लाइक करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। अगले पार्ट फिर से आप देखिएगा। थैंक यू सो मच।